हेलो दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज आज मैं फिर एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 7.1 सब क्लॉजेज, रिव्यू ऑफ रिक्वेस्ट, टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। इस वीडियो में हम 7.1 को डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले जितने भी क्लॉजेज या सब क्लॉजेज हैं उनका मैंने वीडियो बना रखे हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखा है। तो गाइज आओ चलते हैं अपने वीडियो पे। अपने वीडियो पे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और गाइज अगर आप चाहते हो कि मैं किसी नए टॉपिक वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ आप मुझे उस टॉपिक का नाम कमेंट कीजिए, तो मेरा नेक्स्ट आने वाला वीडियो उसी टॉपिक पे होगा। तो चलते हैं अपने वीडियो पे। ISO IC 170252 2017 पार्ट 9 क्लॉज नंबर 7। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्लॉज नंबर 7 में हमारे जो हैं 11 सब क्लॉजेज है। तो हम फर्स्ट सब क्लॉज स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में, रिव्यू ऑफ रिक्वेस्ट, टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इस वीडियो में हम 7.1 सब क्लोज को डिस्कस करेंगे, रिव्यू ऑफ रिक्वेस्ट, टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो सबसे पहले जानेंगे रिक्वेस्ट क्या होता है, एंड टेंडर क्या होता है, और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो फर्स्ट इज रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट आस्किंग फॉर समथिंग, टेस्ट, कैलिब्रेशन एंड सैम्पलिंग। अगर हम किसी को टेस्ट करने के लिए कहते हैं, या कैलिब्रेशन करने के लिए कहते हैं, या फिर सैम्पलिंग करने के लिए कहते हो, तो इस कहने को हम रिक्वेस्ट कहते हैं। अगर हमारे पास लेबोरेटरी है तो कस्टमर हमसे टेस्ट, कैलिब्रेशन या सैम्पलिंग करने के लिए हमसे रिक्वेस्ट करेगा। या अगर हम कोई टेस्ट बाहर से करवा रहे हैं तो उसके लिए हम टेस्ट के लिए, कैलिब्रेशन के लिए या सैम्पलिंग के लिए उससे रिक्वेस्ट करेंगे। एंड सेकंड पॉइंट इज टेंडर, टू ऑफर और गिव समथिंग फॉर्मली, टेस्ट, कैलिब्रेशन एंड सैम्पलिंग। अगर कोई ऑफर फॉर्मली तरीके से दिया जाता है तो उसको हम टेंडर कहते हैं। ज़्यादातर केस में गवर्नमेंट का टेंडर होता है, जिसमें टेस्टिंग, कैलिब्रेशन या सैम्पलिंग करने के लिए कहा जाता है। एंड थर्ड पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्ट। A contract is legally document between at least two parties that defines and governs the rights and duties of the parties to an agreement. कॉन्ट्रैक्ट जो है लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स को कहते हैं, जिसमें कम से कम दो पार्टी होता है, जिसके अंदर दोनों पार्टीज का राइट्स और ड्यूटी को डिफाइन किया जाता है और उसको नियंत्रित किया जाता है एक एग्रीमेंट के तहत। तो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। 7.1.1 सब क्लोज। द लेबोरेटरी सेल हैव ए प्रोसीजर, मतलब लेबोरेटरी के पास एक प्रोसीजर होना चाहिए फॉर द रिव्यू ऑफ रिक्वेस्ट, टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। रिक्वेस्ट के रिव्यू के लिए, टेंडर्स के रिव्यू के लिए और कॉन्ट्रैक्ट्स के रिव्यू के लिए, इन सब के रिव्यू के लिए लेबोरेटरी के पास एक प्रोसीजर होना चाहिए। द प्रोसीजर शैल इंश्योर दैट, प्रोसीजर यह इंश्योर करेगा, ए में है, द रिक्वायरमेंट्स आर एडिक्वेटली डिफाइंड, डॉक्यूमेंटेड एंड अंडरस्टूड। यानी कि लेबोरेटरी के पास जो रिक्वेस्ट आता है, या टेंडर्स मिलता है या कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, उसके रिक्वायरमेंट्स को एडिक्वेटली डिफाइन किया गया है, यानी कि उसको अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है, एंड डॉक्यूमेंट किया गया है, उसके सारे रिकॉर्ड को हमने डॉक्यूमेंट्स करके रखा है, एंड अंडरस्टूड, और उसको हमने अच्छे से समझ लिया है। कस्टमर के रिक्वेस्ट को, या कस्टमर के टेंडर्स को, या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स को, इस चीज़ को हम इस प्रोसीजर के द्वारा इंश्योर करेंगे। एंड सेकंड पॉइंट इज द लेबोरेटरी हैज़ द कैपेबिलिटी एंड रिसोर्स टू मीट द रिक्वायरमेंट्स। प्रोसीजर यह भी इंश्योर करेगी कि जो भी लेबोरेटरी के पास रिक्वेस्ट एंड टेंडर हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स आए, उसके अंदर के टेस्ट को, कैलिब्रेशन को या फिर सैम्पलिंग को, इन सबको परफॉर्म करने के लिए लेबोरेटरी के पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए और लेबोरेटरी के पास रिसोर्स होना चाहिए, जिससे कि उसके रिक्वायरमेंट्स को मीट किया जा सके। एंड थर्ड पॉइंट इज सी में, वेयर एक्सटर्नल प्रोवाइडर आर यूज्ड। जहाँ भी हम एक्सटर्नल प्रोवाइडर्स का यूज़ करते हैं, या फिर किसी और से टेस्टिंग, कैलिब्रेशन या सैम्पलिंग करवाते हैं, या फिर सब कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं कोई टेस्ट, द रिक्वायरमेंट्स ऑफ 6.6 आर अप्लाइड। उस जगह पे 6.6 क्लॉज का जो रिक्वायरमेंट था एक्सटर्नल प्रोवाइडेड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, उसको अप्लाई किया जाता है। एंड द लेबोरेटरी एडवाइजेस द कस्टमर ऑफ द स्पेसिफिक लेबोरेटरी activities to be performed by the external provided and gains the customer approval।
यानी कि लेबोरेटरी कस्टमर को यह एडवाइस देगा या फिर सूचित करेगा ऑफ द स्पेसिफिक लेबोरेटरी एक्टिविटीज़, वह स्पेसिफिक लेबोरेटरी एक्टिविटीज़ टू बी प्रोवाइड द एक्सटर्नल टू बी परफॉर्म बाय द एक्सटर्नल प्रोवाइडर, जिसको किसी एक्सटर्नल प्रोवाइडर द्वारा परफॉर्म किया जाना है। लेबोरेटरी कोई टेस्ट या कैलिब्रेशन या फिर सैम्पलिंग किसी बाहरी एजेंसी से करवाती है तो उसको कस्टमर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, लेबोरेटरी एक्टिविटीज़ या कोई खास तरह का टेस्ट हम परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं या हम परफॉर्म नहीं कर सकते या ये हमारी कैपेबिलिटी में नहीं आती है, तो इस टेस्ट को हम बाहर की एजेंसी से करवा रहे हैं। एंड गेन्स द कस्टमर अप्रूवल, इसके लिए लेबोरेटरी कस्टमर से अप्रूवल लेती है। तो इस प्रोसीजर में इसके लिए भी प्रोविज़न होना चाहिए ताकि इस चीज़ को प्रोसीजर इंश्योर करें। नोट 1, इट इज़ रिकग्नाइज द एक्सटर्नली प्रोवाइडेड लेबोरेटरी एक्टिविटीज़ कैन अकर व्हेन, यह माना जाता है कि एक्सटर्नली प्रोवाइडेड लेबोरेटरी एक्टिविटीज़ हम उस वक्त कर सकते हैं जब फर्स्ट पॉइंट द लेबोरेटरी हैज़ द रिसोर्स and competence to perform the activities, however for unforeseen reasons is unable to undertake lines in part of full। लेबोरेटरी के पास रिसोर्स है और उस काम करने की कंपटेंसी भी है, however लेकिन for unforeseen reason is unable to undertake these in part of full, लेकिन किसी कारणवश, किसी अनफोर्सिन रीजन कारण के वश लेबोरेटरी उस काम को पूरी तरीके से या फिर आंशिक तरीके से भी उस काम को करने में असमर्थ हो, उस टाइम लेबोरेटरी किसी भी टेस्ट को किसी भी बाहरी एजेंसी से करवा के अपने कस्टमर को दे सकती है। सेकंड पॉइंट इज द लेबोरेटरी डज नॉट हैव द रिसोर्स और कॉम्पिटेंस टू परफॉर्म द एक्टिविटीज़। दूसरा केस ऐसा हो सकता है जिसमें लेबोरेटरी उस टेस्ट को या उस कैलिब्रेशन को या फिर उस सैम्पलिंग करने की रिसोर्स नहीं है या कॉम्पिटेंसी नहीं है, तो उस कंडीशन में लेबोरेटरी किसी बाहरी एजेंसी से वो काम करवा के अपने कस्टमर को दे सकती है। ऐसा ISO 17025/2017 के अंदर लिखा गया है। डी में है द अप्रोप्रिएट मेथड्स और प्रोसीजर्स आर सेलेक्टेड एंड आर कैपेबल ऑफ मीटिंग द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। लेबोरेटरी के पास जो प्रोसीजर होगा उस प्रोसीजर के थ्रू लेबोरेटरी यह इंश्योर करेगा कि कस्टमर के लिए अप्रोप्रिएट मेथड या प्रोसीजर को ही सिलेक्ट किया जाता है, लेबोरेटरी कस्टमर के रिक्वायरमेंट्स को मीट करने में कैपेबल है। नोट 2, फॉर इंटरनल और रूटीन कस्टमर्स रिव्यू ऑफ रिक्वेस्ट टेंडर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी परफॉर्म्ड इन ए सिंप्लीफाइड वे। अगर हमारा इंटरनल कस्टमर है या फिर कोई रूटीन कस्टमर है, इंटरनल का मतलब ये होता है कि हमारी खुद की कंपनी का ही लैब है और खुद का ही प्रोडक्ट है, हम अपने खुद के ही कंपनी के प्रोडक्ट को ही टेस्ट कर रहे हैं। या फिर कोई रूटीन कस्टमर है जिसका टेस्ट हम डेली बेसिस पे करते हैं, जो हमारा परमानेंट कस्टमर हो, या फिर ऐसा कस्टमर जिसका ज़्यादातर टेस्ट हम करते रहते हैं, तो उस तरह के कस्टमर को हम रूटीन कस्टमर कहते हैं। तो उस कंडीशन में रिव्यू ऑफ रिक्वेस्ट टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट को हम सिंप्लीफाई वे में भी कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि हमें पता होता है कि कस्टमर क्या चाह रहा है, तो बेसिक डिटेल हम कस्टमर से ले लेते हैं और इस तरह से हम अपने काम को परफॉर्म करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सब क्लोज नंबर 7.1.2 द लेबोरेटरी शैल इन्फॉर्म द कस्टमर व्हेन द मेथड रिक्वेस्टेड बाय द कस्टमर इज कंसीडर्ड टू बी इनअप्रोप्रिएट और आउट ऑफ डेट। कस्टमर को हम सही मेथड क्या है इसके लिए हम इन्फॉर्म करेंगे। द लेबोरेटरी शैल इन्फॉर्म, शैल मतलब यानी कि मैंडेटरी है, ये हमारा एक प्रोसीजर है। लेबोरेटरी को यह कस्टमर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमें अगर कस्टमर ने व्हेन द मेथड रिक्वेस्टेड बाय द कस्टमर इज कंसीडर्ड टू बी इनअप्रोप्रिएट और आउट ऑफ डेट। अगर कस्टमर ने हमें किसी टेस्ट के लिए कोई मेथड हमें रिक्वेस्ट किया है कि हमें यह टेस्ट इस मेथड से करके दीजिए, और अगर वह टेस्ट मेथड इनअप्रोप्रिएट है यानी कि सही नहीं है और आउट ऑफ डेट या फिर पुराना हो गया या एक्सपायर हो गया हो या फिर उसका कोई नया वर्जन आ गया हो, तो लेबोरेटरी कस्टमर को इन्फॉर्म करेगी यह टेस्ट मेथड सही नहीं है या फिर पुराना हो चुका है, इसका नया वर्जन आ चुका है, यह एक्सपायर हो चुका है,
तो आप इस मेथड से टेस्ट करवा सकते हैं। यह चीज़ लेबोरेटरी कस्टमर को इन्फॉर्म करेगी। नेक्स्ट हमारा सब क्लोज है 7.1.3। When the customer requests a statement of conformity to a specification or standards for at the test or calibration, example pass, fail, intolerance, out of tolerance, the specification or standard and the decision rule shall be clearly defined. Unless inherent in the requested specification or standard, the decision rule selected shall be communicated to and agreed with the customer. Note: for the further guidance on statements of conformity, see ISO IC Guide 98.4। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ कंफर्मिटी को ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ISO IC गाइड 98-4 को पढ़ सकते हैं। रिक्वायरमेंट को समझते हैं। जब भी कस्टमर लेबोरेटरी को अ स्टेटमेंट ऑफ कंफर्मिटी के लिए रिक्वेस्ट करता है टू अ स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड फॉर द टेस्ट एंड कैलिब्रेशन, कस्टमर जो है वह कोई किसी स्पेसिफिकेशन या स्टैंडर्ड के अनुरूप स्टेटमेंट ऑफ कंफर्मिटी का रिक्वेस्ट करता है किसी भी टेस्ट या कैलिब्रेशन के बाद, द स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड एंड द डिसीजन रूल शैल बी क्लियरली डिफाइंड। लेबोरेटरी जो है वो स्पेसिफिकेशन या फिर स्टैंडर्ड्स या फिर जो भी डिसीजन रूल लेबोरेटरी लगा रही है उसको लेबोरेटरी क्लियरली डिफाइन करेगी और स्पष्ट रूप से कस्टमर को बताएगी। स्टेटमेंट ऑफ कंफर्मिटी से क्या मतलब है, इसका हम क्लियरली डिफाइन करते हैं। पास फेल, कस्टमर का जो भी रिजल्ट है वो पास है या फेल है, या फिर इसको हम इस तरीके से भी बता सकते हैं इनटॉलरेंस या फिर आउट ऑफ टॉलरेंस। जो भी टॉलरेंस निर्धारित किया गया है चाहे वो टेस्ट मेथड के या फिर कस्टमर की तरफ से, उस टॉलरेंस के अंदर रिजल्ट है या फिर उस टॉलरेंस के बाहर रिजल्ट है, यानी कि पास है या फेल है। तो लेबोरेटरी को जब भी कस्टमर की तरफ से स्टेटमेंट ऑफ कंफर्मिटी का रिक्वेस्ट आएगा तो लेबोरेटरी स्टेटमेंट ऑफ कंफर्मिटी जो है किसी स्पेसिफिकेशन या स्टैंडर्ड के अनुरूप दोगी, या फिर जो स्पेसिफिकेशन स्टैंडर्ड या फिर डिसीजन रूल होगा उसको जो है क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा। अनलेस इनहेरेंट द रिक्वेस्टेड स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड, द डिसीजन रूल सेलेक्टेड शैल बी कम्युनिकेटेड टू एंड एग्रीड विद द कस्टमर। अगर हम किसी खास स्टैंडर्ड या स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे हम कोई स्टेट ऑफ कंफर्मिटी कस्टमर को दे रहे हैं तो ठीक है। इसके अलावा अगर हम कोई डिसीजन रूल ले रहे हैं तो उसका जो सिलेक्शन है तो उसको जो सेलेक्ट किया जाएगा तो वह जो कम्युनिकेटेड टू एंड एग्रीड विद द कस्टमर, तो वह कस्टमर से बात करते हुए या फिर कस्टमर को एग्री में लेके ही हम अपने डिसीजन को, तो हम अपने तरीके से यह डिसीजन रूल ले सकते हैं। तो दोस्तों चलते नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट हमारा सब क्लोज है 7.1.4। एनी डिफरेंस बिटवीन द रिक्वेस्ट और टेंडर एंड द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी रिजॉल्व बिफोर लेबोरेटरी एक्टिविटीज कमेंस। लेबोरेटरी एक्टिविटीज़ को कमेंट करने से पहले या फिर स्टार्ट करने से पहले किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं है बिटवीन द रिक्वेस्ट और टेंडर एंड कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको पहले रिजॉल्व करना होगा, उसके बाद ही हम अपने काम को स्टार्ट कर सकते हैं। यह लेबोरेटरी को कहा गया है कि अगर कस्टमर की तरफ से कोई रिक्वायरमेंट है और आप कुछ और करने वाले हैं तो उसको पहले ही आप रिजॉल्व कर लीजिए। अगर दोनों की तरफ से सहमति हो गई उसके बाद ही आप अपने काम को स्टार्ट करिए। काम स्टार्ट करने के टाइम में कस्टमर के रिक्वेस्ट, टेंडर्स या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। ईच कस्टमर शैल बी एक्सेप्टेड बोथ टू द लेबोरेटरी एंड द कस्टमर। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसको लेबोरेटरी एंड कस्टमर दोनों को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा म्यूचुअली। डेविएशन रिक्वेस्टेड बाय द कस्टमर शैल नॉट बी इम्पैक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ द लेबोरेटरी और द वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट। अगर कस्टमर किसी डेविएशन के लिए रिक्वेस्ट करता है या फिर टेस्ट मेथड में कुछ बदलाव के लिए रिक्वेस्ट करता है या फिर किसी और काम में वो डेविएशन के लिए रिक्वेस्ट करता है तो लेबोरेटरी को यह ध्यान रखना पड़ेगा उस डेविएशन के कारण लेबोरेटरी के इंटीग्रिटी पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े।
यानी लेबोरेटरी का एक जो खुद का नियम कायदा है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और वैलिडिटी ऑफ द रिजल्ट, और रिजल्ट की वैलिडिटी पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। हम कस्टमर की उसी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं जो कि वैलिड है, अनवैलिड रिक्वेस्ट को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा सब क्लॉज है, द कस्टमर शैल बी इन्फॉर्म ऑफ एनी डेविएशन फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। कस्टमर को यह इन्फॉर्म किया जाएगा अगर लेबोरेटरी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई डेविएशन करती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई नियमों के अनुसार सैम्पलिंग या टेस्टिंग या कैलिब्रेशन नहीं हो रही है, लेबोरेटरी उसमें कुछ चेंज कर रहा है, तो लेबोरेटरी यह चीज़ कस्टमर को इन्फॉर्म करेगी, उसको कस्टमर को बताएगी। यह इस स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट हमारा सब क्लॉज 7.1.6, इफ़ ए कॉन्ट्रैक्ट इज अमेंडेड आफ्टर वर्क हैज़ कमेंस्ड। अगर काम को शुरू करने के बाद किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट में अमेंडमेंट होता है, द कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू शैल बी रिपीटेड एंड एनी अमेंडमेंट शैल बी कम्युनिकेटेड टू ऑल अफेक्ट पर्सनल। तो उस सिचुएशन में लेबोरेटरी पूरे कॉन्ट्रैक्ट का फिर से रिव्यू करेगी और जिस भी तरह का अमेंडमेंट है शैल बी कम्युनिकेटेड टू ऑल अफेक्टेड पर्सनल। तो उस अमेंडमेंट को वो सारे अफेक्टेड पर्सनल को बताएगी, चाहे वो टेस्ट करने वाला हो लेबोरेटरी का, या फिर लेबोरेटरी का कोई अन पर्सन हो, या लेबोरेटरी का कोई कस्टमर हो, या लेबोरेटरी का कोई टॉप मैनेजमेंट हो। जो भी उस काम से अफेक्टेड हो लेबोरेटरी उस पर्सन को इमीडिएट कम्युनिकेट करेगी और यह बताएगी कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ये अमेंडमेंट हुआ है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट सब क्लॉज हमारा 7.1.7, द लेबोरेटरी शैल कोऑपरेट विद द कस्टमर्स और देयर representatives in clarifying the customer's request and in monitoring the laboratory's performance in relation to the work performed। लेबोरेटरी जो है वह कस्टमर के साथ कोऑपरेट करेगी और देयर रिप्रेजेंटेटिव और उसके रिप्रेजेंटेटिव के साथ भी कोऑपरेट करेगी इन क्लैरिफाइंग द कस्टमर्स रिक्वेस्ट इन मॉनिटरिंग द लेबोरेटरी परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू द वर्क परफॉर्म्ड। कस्टमर के रिक्वेस्ट को क्लैरिफाई करने के लिए कि कस्टमर क्या चाहता है, इन मॉनिटरिंग द लेबोरेटरीज परफॉर्मेंस, लेबोरेटरी के परफॉर्मेंस को मॉनिटरिंग करने के लिए, इन रिलेशन टू द वर्क परफॉर्म्ड, लेबोरेटरी जब कस्टमर के वर्क को परफॉर्म कर रही होगी तब। नोट, सच कॉपरेशन कैन इंक्लूड, और उस कॉपरेशन में क्या इंक्लूड हो सकता है वो देखते हैं। तो हमारा ए पॉइंट क्या है, प्रोवाइडिंग रीजनेबल एक्सेस टू द रिलेवेंट एरियाज ऑफ द लेबोरेटरी to witness customers specific laboratory activities, and B is preparation, packaging and dispatch of items needed by the customers for verification process purpose। उस कॉपरेशन में लेबोरेटरी अपने कस्टमर को एक रीजनेबल एक्सेस दे सकती है टू रिलेवेंट एरियाज ऑफ द लेबोरेटरीज टू विटनेस कस्टमर अगर विटनेस करना चाह रहा है तो उस कस्टमर से रिलेटेड, उसके टेस्ट से रिलेटेड जहाँ पे टेस्ट या कैलिब्रेशन या सैम्पलिंग हो रहा हो, तो उस एरिया में कस्टमर को रीजनेबल एक्सेस लेबोरेटरी के द्वारा दिया जा सकता है। यानी कि लेबोरेटरी कस्टमर को अलाउ कर सकता है कि वह आके अपना टेस्ट या सैम्पलिंग या कैलिब्रेशन जो भी है देख सकता है। बी, प्रिपरेशन, पैकेजिंग एंड डिस्पैच ऑफ आइटम्स नीडेड बाय द कस्टमर फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। अगर कस्टमर जो है प्रिपरेशन या पैकेजिंग या डिस्पैच को देखना चाह रहा है वेरिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से, तो कस्टमर वो भी कर सकता है, तो उसके लिए भी लेबोरेटरी कोऑपरेट करेगी। एंड नेक्स्ट सब क्लॉज हमारा क्या है 7.1.8, रिकॉर्ड्स ऑफ रिव्यू इंक्लूडिंग एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस शैल बी रिटेन। जो हमारे रिव्यू का जो रिकॉर्ड है और उसके साथ अगर कोई चेंज हुआ हो या फिर कोई अमेंडमेंट हुआ हो और वह महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है तो उसको लेबोरेटरी रिटेन करके रखेगी। रिकॉर्ड शैल आल्सो बी रिटेन of person discussion with a customer relating to the customer's requirements or the result of the laboratory activities। relevant discussion यानी कि relevant discussion जो भी कस्टमर से रिलेटेड या फिर कस्टमर के रिक्वायरमेंट से रिलेटेड और रिजल्ट ऑफ द लेबोरेटरी एक्टिविटीज़, लेबोरेटरी ने जो एक्टिविटीज़ किया उसका क्या रिजल्ट रहा, उससे रिलेटेड भी लेबोरेटरी सारे रिकॉर्ड्स को रिटर्न करके रखेगी। यह 7.1.8 के अंदर लिखा हुआ है।